इंसान और प्रकृति, इस रिश्ते में आखिर बॉस कौन है? ये सवाल हमेशा से ही एक बड़ी बहस रहा है। इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब हैं, दो अलग अलग सोच। एक तरफ है निश्चयवाद, जो मानता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है संभववाद। तो चलिए आज संभववाद को करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये आज इतना जरूरी क्यों है। सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति हमें मजबूर नहीं करती, वो बस हमें संभावनाओं का एक मेन्यू देती है। और उस मेन्यू में से क्या चुनना है, ये हम अपने हुनर, दिमाग और टेक्नोलॉजी से तय करते हैं। इसी सोच को मशहूर भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने आगे बढ़ाया था। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। चलिए इसके कुछ जबरदस्त असली उदाहरण देखते हैं। दुबई को ही ले लीजिए, तपते रेगिस्तान के बीच में एक आलीशान शहर बना दिया गया। या फिर इजराइल, पानी की कमी और रेगिस्तान के बावजूद आज खेती में दुनिया को राह दिखा रहा है। और जापान को कैसे भूल सकते हैं, कुदरती संसाधन ना के बराबर, फिर भी एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इस सोच का कोई दूसरा खतरनाक पहलू भी है? आलोचकों का मानना है कि संभववाद हमें प्रकृति की हदों को नजरअंदाज करना सिखाता है। आज हम जो क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं इसी बेलगाम सोच का नतीजा है। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसी सवाल के जवाब में एक नया आइडिया आया, नवनिश्चयवाद। ये कॉन्सेप्ट ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता एक ट्रैफिक सिग्नल जैसा है। प्रकृति ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो हमें रुको और चलो का सिग्नल देती है। रेड लाइट तोड़ी तो एक्सीडेंट पक्का है। तो क्या इसका मतलब ये है कि संभववाद अब पुराना हो गया है? बिल्कुल नहीं, बस उसका रूप बदल गया है। आज का मॉडर्न संभववाद हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण की रक्षा करना सिखाता है। मतलब अब लक्ष्य सिर्फ शोषण नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से पर्यावरण को बचाना भी है। तो संभववाद ने हमें सिखाया कि हम प्रकृति के गुलाम नहीं हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इस ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, अपनी काबिलियत और धरती की सीमाओं में संतुलन बनाने की। नमस्ते, कभी सोचा है इस धरती का असली बॉस कौन है, हम इंसान या फिर कुदरत खुद? देखिए, ये टकराव कोई नया नहीं है। एक तरफ है हमारी एम्बिशन, हमारी चाहत कि हम सब कुछ पालें, और दूसरी तरफ है प्रकृति की अपनी हदें, अपनी सीमाएं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कश्मकश को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दिमाग हमें इतनी ताकत देता है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, या फिर हम आज भी प्रकृति के बनाए हुए नियमों में ही बंधे हुए हैं? जानते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में ना इस सवाल के दो बड़े ही मजेदार जवाब मिलते हैं। आइए एक एक करके दोनों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली सोच वो है जो इंसान को सबसे ऊपर, एकदम सेंटर में रखती है। इसे कहते हैं संभववाद, अंग्रेजी में पॉसिबिलिज्म। और ये विचारधारा मानती है कि डेवलपमेंट की पूरी कहानी का हीरो अगर कोई है तो वो इंसान है, और उसके लिए सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ मुमकिन है। अब ये जो संभववाद है ना, इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत ही मजेदार है। ऐसा सोचिए कि प्रकृति एक रेस्टोरेंट की तरह है, जो हमारे सामने पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं का एक मेन्यू कार्ड रख देती है। अब उस मेन्यू में से ऑर्डर क्या करना है, ये फैसला पूरी तरह से हम इंसानों का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रकृति हमारी बॉस नहीं हुई, वो तो बस एक एडवाइजर, एक सलाहकार हुई। तो भाई, इस विचारधारा की नींव क्या है? देखिए, सब कुछ घूमता है इंसान की आज़ादी और उसकी चॉइस के आसपास। और इस आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है टेक्नोलॉजी, जो हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सोच प्रकृति को एक रुकावट की तरह नहीं देखती, बल्कि एक खाली कैनवस की तरह देखती है, जिस पर इंसान अपनी मर्जी से कोई भी कैसी भी तस्वीर बना सकता है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। इजराइल को ही देख लीजिए, देश का कितना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है ना? लेकिन अपने कमाल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के दम पर उन्होंने उस बंजर जमीन को लहलहाते खेतों में बदल दिया। ये संभववाद का एक जीता जागता सबूत है, जहां इंसानी हिम्मत और दिमाग प्रकृति की सीमाओं पर भारी पड़ गया। और फिर जरा दुबई के बारे में सोचिए, कुछ दशक पहले तक वो जगह क्या थी? सिर्फ रेत का एक समंदर। और आज वो दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक शहरों में से एक है। इंसानी सोच और इंजीनियरिंग ने वहां एक ऐसा जादू कर दिखाया है जो संभववाद की असली ताकत पूरी दुनिया को बताता है। लेकिन एक मिनट, क्या इंसान की ये ताकत
सच में लिमिटलेस है? क्या कोई सीमा नहीं है? बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमारे सामने आती है एक दूसरी थ्योरी जिसका नाम है नवनिश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म। ये संभववाद के हम कुछ भी कर सकते हैं वाले जोश के जवाब में एक ज्यादा बैलेंस्ड, एक ठहरा हुआ नजरिया लेकर आती है। इस सिद्धांत को एक जियोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने एक बड़ा ही कैची नाम दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और सच कहूं तो ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। अब नव निश्चयवाद को समझने का सबसे आसान तरीका है ट्रैफिक लाइट का ये उदाहरण। सोचिए, हरी बत्ती मतलब जाओ, प्रकृति मौके दे रही है और हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर आती है पीली बत्ती, मतलब थोड़ा रुको, इंतजार करो, प्रकृति की सीमाओं को समझो और फिर सावधानी से आगे बढ़ो। और आखिर में है लाल बत्ती, यानी रुक जाओ। ये एक सीधी चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं रुके तो आगे बड़ा खतरा है, तबाही निश्चित है। तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि नव निश्चयवाद हमें प्रकृति का मालिक नहीं मानता, बल्कि उसका एक समझदार, एक इंटेलिजेंट पार्टनर मानता है। हाँ, तरक्की जरूर करनी है, लेकिन प्रकृति के साथ मिलकर, उसके इशारों का सम्मान करते हुए। ये टकराव की नहीं बल्कि पार्टनरशिप की फिलॉसफी है। और पता है, आज हम इस सोच को अपनी चारों तरफ काम करते हुए देख सकते हैं। जब दुनिया भर के साइंटिस्ट हमें फॉसिल फ्यूल से होने वाले क्लाइमेट चेंज के बारे में वार्निंग देते हैं, तो वो असल में प्रकृति की लाल बत्ती तो दिखा रहे होते हैं। जब सरकारें पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बनाती हैं, तो वो पीली बत्ती का सम्मान कर रही होती हैं। सच तो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी नवनिश्चयवाद की नींव पर खड़ा है। तो ठीक है, अब हमने दोनों नजरियों को समझ लिया है। एक कहता है जो मर्जी वो करो, दूसरा कहता है जरा सोच समझ कर चलो। अब असली सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया की जो मुश्किलें हैं, उन्हें देखते हुए कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है? चलिए फैसला करते हैं। जब हम इन दोनों थियरीज को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। संभववाद का पूरा फोकस है इंसानी आज़ादी पर, जबकि नवनिश्चयवाद बात करता है बैलेंस की। एक के लिए प्रकृति सिर्फ एक एडवाइजर है, तो दूसरे के लिए वो एक गाइड है जिसकी अपनी लिमिट्स हैं। और अंत में एक का मकसद है सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में तरक्की, वहीं दूसरे का मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसी तरक्की जो आने वाली पीढ़ियों के काम भी आए। संभववाद की सबसे बड़ी आलोचना या कह लें कि कमी यही है कि इसके जोश में आकर हम प्रकृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं, और इसके नतीजे वो आज हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नवनिश्चयवाद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये इन्हीं मुश्किलों को हल करने का एक जिम्मेदार, एक टिकाऊ रास्ता दिखाता है। और आज हमारे सामने जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, वो वाकई बहुत गंभीर हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण, तेजी से खत्म होते हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के खतरनाक असर, ये सारी चीजें इस बहस को आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी बना देती हैं। अब ऐसे हालात में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सिर्फ आगे बढ़ते चलो वाला एटीट्यूड अब काम नहीं करने वाला। हमें प्रकृति की रुको और सोचो वाली चेतावनियों को अब गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि नवनिश्चयवाद का जो नजरिया है, वो आज की दुनिया के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि दोनों ही सिद्धांतों में कुछ न कुछ सच्चाई तो है, लेकिन आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझ सकते हैं। संभववाद ने हमें ये सिखाया कि हमारे पास उड़ने की काबिलियत है, हम आसमान छू सकते हैं। लेकिन नवनिश्चयवाद हमें याद दिलाता है कि उड़ना ही काफी नहीं है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम लैंड कहाँ करेंगे, हमारी लैंडिंग सेफ होगी या नहीं। तो आखिर में आगे का सबसे अच्छा रास्ता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही है। हमें अपनी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है, जैसा संभववाद कहता है, लेकिन ऐसा करते हुए हमें प्रकृति के ट्रैफिक सिग्नल्स का, उसकी लाल और पीली बत्तियों का हमेशा सम्मान करना होगा, ठीक वैसा ही जैसा नवनिश्चयवाद सिखाता है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। तरक्की की इस ग्लोबल रेस में क्या हम सब मिलकर प्रकृति की चेतावनियों को, उसकी लाल और पीली बत्तियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब मिलकर एक ऐसी रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं जिसके आगे कोई बहुत बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो? इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्या हमारा फ्यूचर, हमारा एनवायरनमेंट तय करता है? चलिए आज इसी बड़े सवाल को समझते हैं। कभी सोचा है कुछ सिविलाइजेशंस इतनी आगे क्यों बढ़ीं और कुछ पीछे रह गईं? शायद जवाब हमारे आसपास ही है। एक थियरी है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये कहती है कि इंसान का सब कुछ उसका एनवायरनमेंट ही तय करता है। मतलब एकदम सिंपल शब्दों में, प्रकृति ही मालिक है और इंसान बस उसका गुलाम। इस आइडिया को सिस्टमेटाइज किया था फ्रेडरिक रैट्जल ने। इन्हें ही इसका जनक माना जाता है। रैट्जल की ही एक स्टूडेंट थी एलन चर्चिल सेम्पल, जिन्होंने इस आइडिया को और फैलाया। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या सबूत दिए जाते हैं। डिटर्मिनिस्ट के हिसाब से ये 4 चीजें सब कुछ कंट्रोल करती हैं: क्लाइमेट, जमीन, मिट्टी और पानी। जैसे क्लाइमेट को ही लें, ज्यादातर बड़ी सिविलाइजेशंस टेम्परेट जोन्स में ही क्यों फली फूली? या फिर खेती को देखिए, भारत में आज भी सब कुछ मॉनसून पर ही तो डिपेंड करता है। हमारे कपड़े भी तो क्लाइमेट ही तय करता है। ठंडी जगह पर ऊनी, गर्म जगह पर सूती कपड़े। लेकिन क्या कहानी इतनी सिंपल है? क्या इंसान बस नेचर के हाथ की कठपुतली है? नहीं, जल्द ही इस थ्योरी की आलोचना होने लगी। ये इंसान के रोल को बिल्कुल नजरअंदाज करती है। ये थ्योरी इंसान की टेक्नोलॉजी को भूल जाती है। एसी और हीटर से हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। और एक ही एनवायरनमेंट में रहने वाली सोसाइटीज भी तो अलग अलग होते हैं, मतलब कल्चर भी मैटर करता है। इसी के जवाब में एक नई थ्योरी आई, पॉसिबिलिज्म। ये कहती है कि नेचर हमें ऑप्शंस देता है, चुनना हमारा काम है। फिर आया नियो डिटर्मिनिज्म, जो एक मिडिल पाथ है। ये एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है। तो सवाल यह है कि क्या आज के जमाने में डिटर्मिनिज्म पूरी तरह से इर्रेलेवेंट हो गया है? पूरी तरह से नहीं, बल्कि इसका कोर आइडिया आज पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्सेज की कमी, ये सब हमें यही तो याद दिलाते हैं। ये चैलेंजेस दिखाते हैं कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, आखिर में हम प्लैनेट पर ही डिपेंड करते हैं। तो असल बात है बैलेंस की। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। हम नेचर को और नेचर हमें अफेक्ट करता है। कभी सोचा है दुनिया में अलग अलग जगहों पर लोग इतने अलग अलग क्यों होते हैं? इसका राज ना भूगोल में छिपा है। तो आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या वाकई इंसान सिर्फ अपनी धरती की उपज है? आज की चर्चा में 3 चीजें देखेंगे। क्या प्रकृति हमें कंट्रोल करती है या हम प्रकृति को? और सच क्या है? ये पूरी बहस शुरू हुई थी एक मशहूर ज्योग्राफर एलन चर्चिल सेम्पल के इस एक वाक्य से। इस सोच को कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति ही बॉस है। तो अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। मौसम, जमीन, पानी, मिट्टी, ये सब हमारे जीवन को बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कैसे पहाड़ों और मैदानों में रहने वालों की जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर हम इतिहास देखें तो शुरुआती इंसान तो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान सच में प्रकृति के हाथों की सिर्फ एक कठपुतली है? फिर वक्त के साथ एक नई सोच सामने आई कि इंसान गुलाम नहीं बल्कि वो खुद बदलाव ला सकता है। इसे पॉसिबिलिज्म या संभववाद कहा गया। इसके मुख्य विचारक थे पॉल विदाल डी लाब्लाश। तो अब हमारे पास 2 नजरिए हैं। एक कहता है प्रकृति मालिक है, दूसरा कहता है प्रकृति बस रास्ते दिखाती है। आज के जमाने में देखिए, रेगिस्तान में खेती, दुबई जैसे शहर, ये सब इंसान की ही तो ताकत है। तो फिर सही कौन है, प्रकृति या इंसान? लगता है जवाब कहीं बीच में ही है। आज की मॉडर्न सोच ये कहती है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं बल्कि एक 2 वे स्ट्रीट है। इस बीच के रास्ते को कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, मतलब रुको और जाओ निश्चयवाद। इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति की सुनो, टेक्नोलॉजी सोच समझ कर इस्तेमाल करो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाओ। चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। तो क्या इंसान पृथ्वी की उपज है? जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ, क्योंकि ये हवा, पानी, भोजन, इन सब के लिए हम प्रकृति पर ही तो निर्भर हैं। हमारी बुनियाद ही पृथ्वी है। और ना, क्योंकि हमारी सोच और टेक्नोलॉजी ने ये साबित कर दिया है कि हम भी दुनिया को बदल सकते हैं। तो असल में इंसान और प्रकृति का रिश्ता एक पार्टनरशिप का है। हमारा भविष्य इसी पार्टनरशिप पर निर्भर है। कभी सोचा है हम जैसे आज हैं वैसे बने कैसे? ये सफर लाखों साल लंबा और बड़ा ही दिलचस्प है। सवाल तो बड़ा है, चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं कि हम इंसान कैसे बने। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ये है हमारे विकास का रोड मैप। इन 4 अहम पड़ावों को करीब से देखते हैं। कहानी के पहले किरदार हैं होमो हैबिलिस, जिन्हें कारीगर मानव भी कहा जाता है।
ये रहते थे पूर्वी अफ्रीका में करीब 24 से 14 लाख साल पहले। इनके दिमाग का आकार था 600 से 700 सीसी। ये नंबर याद रखिएगा, ये आगे बढ़ने वाला है। ये पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए, जो शिकार और बचाव के लिए गेम चेंजर था। अब आते हैं होमो इरेक्टस, असली खोजकर्ता, जिन्होंने दुनिया देखना शुरू किया। ये पहली मानव प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैली। ध्यान दीजिए, इनका दिमाग बड़ा हो गया, 900 से 1100 सीसी, मतलब बुद्धिमानी भी बढ़ी। इनकी सबसे बड़ी खोज आग पर काबू पाना, जिससे मिली गर्मी, सुरक्षा और पका हुआ खाना। अब मिलिए हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदारों से, द निएंडरथॉल्स। ये यूरोप और पश्चिमी एशिया के बर्फीले मौसम में करीब 4 लाख साल पहले रहते थे। इनमें सामाजिक भावनाएं थीं, ये बीमारों की देखभाल करते थे और अपने लोगों को दफनाते भी थे। और आखिर में एंट्री होती है होमो सेपियंस की, यानी बुद्धिमान मानव, हमारी प्रजाति। हम लगभग 3 लाख साल पहले आए और अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। हमारा दिमागी आकार देखिए, 1300 से 1500 सीसी। यही हमारी जटिल सोच का राज है। हमने जटिल भाषा, कला, संस्कृति और खेती की शुरुआत की। ये एक पूरी क्रांति थी। तो इस अविश्वसनीय बदलाव के पीछे का विज्ञान क्या है, चलिए समझते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो अपने माहौल में सबसे बेहतर ढल गया वही जीवित रहा और आगे बढ़ा। मतलब साफ है, सबसे ताकतवर या होशियार नहीं, बल्कि जो बदलाव के साथ ढल गया वही जीता। ये टेबल हमारे पूरी यात्रा का सार है। देखिए कैसे हर प्रजाति ने कुछ खास जोड़ा। तो पत्थर के औजारों से लेकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाने तक हमारी कहानी लगातार अनुकूलन की है। हम अपने माहौल को बनाते हैं या माहौल हमें बनाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी के विकास की दुनिया में चलेंगे। सरल शब्दों में कहें तो ये इंसानों और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते की स्टडी है। हमारे इस सफर के 4 अहम पड़ाव होंगे, प्राचीन जड़ों से लेकर आज के दौर तक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से। देखिए, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। उस दौर में यूनानी लोग दुनिया को डिस्क्राइब करते थे, रोमन नक्शे बनाते थे और अरब विद्वानों ने इस ज्ञान को जिंदा रखा। अब आता है दूसरा पड़ाव, एक बड़ी बहस का दौर। सवाल अब क्या से क्यों पर आ गया था। एक सोच थी नियतिवाद की। इसके हिसाब से हमारा माहौल ही सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे ये माना जाता था कि ठंडे इलाकों के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं सिर्फ मौसम की वजह से। लेकिन फिर आया संभववाद। इसने कहा कि माहौल हमें सिर्फ मौके देता है, चुनना हमारे हाथ में है। तो बहस सीधी थी, क्या प्रकृति कंट्रोलर है या सिर्फ एक सलाहकार? इंसान एक्टिव है या पैसिव? अब कहानी पहुंचती है तीसरे पड़ाव पे। 20वीं सदी में तो जैसे एक धमाका हुआ। भूगोल में मैथ्स और डेटा आया, साथ ही इंसानी बर्ताव और भावनाओं को भी समझा जाने लगा। और अब आते हैं चौथे और आखिरी पड़ाव पर, यानी आज के आधुनिक दौर में। गूगल मैप से लेकर क्लाइमेट चेंज तक आज का भूगोल बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ये सफर सिर्फ दुनिया को डिस्क्राइब करने से शुरू हुआ और आज प्रॉब्लम सॉल्व करने तक पहुंच गया है। कभी सोचा है क्यों कुछ देश अमीर हैं और कुछ गरीब? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है? इस बड़ी पहेली का एक जवाब दिया अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, एक सरल पर विवादास्पद जवाब। तो आज बात करते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन और उनके उस सिद्धांत की जिसने ज्योग्राफी की दुनिया हिला दी थी। समझेंगे कि हंटिंगटन कौन थे, उनका सिद्धांत क्या था, क्यों इस पर सवाल उठे और इसका क्या असर हुआ। हंटिंगटन सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, वो एक खोजकर्ता थे जिन्होंने अपने सिद्धांत के लिए पूरी दुनिया का सफर किया। इसी खोज से निकला उनका मशहूर सिद्धांत पर्यावरणीय नियतिवाद। तो आखिर यह है क्या, चलिए समझते हैं। सरल शब्दों में हंटिंगटन ने कहा कि हमारा भाग्य पर्यावरण लिखता है, हम खुद नहीं। हंटिंगटन के लिए सबसे जरूरी चीज थी जलवायु। उनका मानना था कि यही सभ्यताओं की तकदीर तय करती है। उनका मानना था कि समशीतोष्ण जलवायु ऊर्जावान लोग बनाती है, जिससे बड़ी सभ्यताएं विकसित होती हैं। लेकिन बात सिर्फ जलवायु की नहीं थी, प्रकृति के दूसरे तत्व भी उनके अनुसार बहुत अहम भूमिका निभाते थे। पहाड़, नदियां, मिट्टी की क्वालिटी और यहाँ तक कि खनिज, ये सब भी इंसानी विकास की दिशा तय करते हैं। मतलब प्रकृति ही डायरेक्टर है और इंसान सिर्फ उसकी लिखी स्क्रिप्ट पर काम करने वाला एक्टर। ये सिद्धांत सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना सरल है? इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये सिद्धांत इंसानी कोशिशों और जज्बे को पूरी तरह नजरअंदाज करता है।
ये थ्योरी इंसानी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की ताकत को कम आंकती है, जो पर्यावरण की चुनौतियों से पार पाती है। और असल दुनिया में इसके कई अपवाद भी हैं, जैसे सिंगापुर और दुबई, जो गर्म इलाकों में होकर भी विकसित हैं। तो क्या हंटिंगटन के विचारों को पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इतनी सीधी नहीं है। उनकी थ्योरी में भले ही खामियां थीं, पर उन्होंने मानव और पर्यावरण के रिश्ते के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की। तो हंटिंगटन इस बात में सही थे कि प्रकृति हम पर गहरा असर डालती है, पर वो हमारी ताकत को कम आंक गए। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के दौर में पर्यावरण हम पर ज्यादा हावी है या हम पर्यावरण पर?